गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। MA 310 इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट में आज हम जो टॉपिक करने जा रहे हैं वो है चैप्टर 12 का एलिमेंट्स ऑफ ISO 9001 मॉडल। इसमें हम ISO 9001 1994 सीरीज कंसिस्ट ऑफ 20 फंडामेंटल एलिमेंट्स ऑफ बेसिक क्वालिटी सिस्टम। तो बेसिकली इस टॉपिक में हमारे 20 फंडामेंटल एलिमेंट्स हैं जिनको हम वन बाय वन देखेंगे। फर्स्ट इज़ मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेकेंड इज़ क्वालिटी सिस्टम, थर्ड इज़ कॉन्ट्रैक्ट रिव्यू, फोर्थ इज़ डिज़ाइन कंट्रोल, डॉक्यूमेंट एंड डेटा कंट्रोल, परचेजिंग, कस्टमर सप्लाइड प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन एंड ट्रेसिबिलिटी, process control, inspection and testing, inspection measuring and test equipment, inspection and test status, control of non-conforming product, corrective and preventive action, handling storage, packaging, preservation and delivery, quality records, internal quality audits, training, servicing, statistical technique. So these are the 20 fundamental elements of basic quality system. What is ISO 9001? The ISO 9001 quality management system is the world's most popular quality improvement standard with over 1 million certified organizations in 180 countries around the globe. It is the only standard in the 9000 family of standard published by International Organization for Standardization that can be used for the purpose of conformity assessment. ISO 9001 also serves as the basis for many other important sector-specific standards as well as widely used management system standards such as OHSAS 18001 and ISO 14001. So ISO 9001 एक क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम है और दिस इज़ द मोस्ट पॉपुलर क्वालिटी इम्प्रूवमेंट स्टैंडर्ड। इसमें कम से कम इस ऑर्गेनाइजेशन ने वन मिलियन ऑर्गेनाइजेशन को सर्टिफाइड किया है इन 180 कंट्रीज़, जो कि एक बहुत बड़ा फिगर है। सिर्फ यही एक स्टैंडर्ड है। 9000 सीरीज़ में, इससे पहले वाले लेक्चर में हमने काफ़ी सारे मॉडल्स के बारे में पढ़ा था, तो इसमें दिस वन ऑल्सो वन ऑफ द मॉडल जो कि पब्लिश हुआ था बाय इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन से, और जिसे हम यूज़ कर सकते हैं फॉर द कन्फर्मिटी असेसमेंट। द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन इज वर्किंग ऑन अ मेजर रिवीजन ऑफ दिस स्टैंडर्ड. द लास्ट रिवीजन डेट back to 2008 and introduced a small number of new requirements. Publication of the final version of ISO is expected at the end of 2015. देखिए ये 2008 में रिवाइज़ हुआ, उसके बाद 2015 में रिवाइज़ हुआ, तो अब जो फाइनली हमारे पास है वो है ISO 9001 2015 which is now available and that have very clear objectives. तो जो ISO 9001 है इसका रिवीजन होता रहा है। फर्स्ट इन 2008, फर्स्ट पब्लिश हुआ था 94 में, देन 2008 एंड देन 2015। तो हमने इसके कुछ 20 पॉइंट्स फंडामेंटल पढ़े थे। तो दीज आर द सीरीज ऑफ क्वालिटी प्रिंसिपल विच आर फ्रीक्वेंटली रिफ्लेक्टेड इन अदर QMS स्टैंडर्ड्स: कस्टमर फोकस, लीडरशिप, engagement of people, process approach, continuous improvement, evidence-based decision making, relationship management. So these are the principle of ISO. First हम customer focus के बारे में पढ़ेंगे. Organization depend on their customer and therefore should understand current and future customer needs, should meet customer requirements and strive to exceed customer expectations. तो जब भी कस्टमर पे हम फोकस करते हैं, हम दो चीज़ों पे बहुत ध्यान रख देते हैं। एक तो हमें कस्टमर की जो प्रेजेंट नीड है और उसकी जो फ्यूचर नीड्स होंगी उन पे फोकस करना चाहिए, ताकि हम कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल कर सकें और हम कस्टमर की एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा उनको काम दे सकें। ठीक है,
की बेनिफिट क्या है इसके, अगर हम कस्टमर पे फोकस करेंगे तो हमें क्या क्या बेनिफिट होंगे। इंक्रीज्ड रेवेन्यू एंड मार्केट, अगर आपका कस्टमर पे फोकस रहेगा और कस्टमर हैप्पी रहेगा तो बेसिकली आपकी मार्केटिंग, जो कि हम कहते हैं कि अगर आपने आजकल देखा हो तो ऑनलाइन शॉपिंग ऐप्स हैं जहाँ पे रिव्यूज़ दे के आप अपने प्रोडक्ट को और ही मार्केट कर सकते हैं, तो कहीं ना कहीं आपका रेवेन्यू और मार्केट इंक्रीज होगा। शेयर ऑब्टेन थ्रू फ्लेक्सिबल एंड फास्ट रिस्पॉन्सेज टू मार्केट अपॉर्चुनिटी। नेक्स्ट इज लीडरशिप। Leaders establish unity of purpose and direction of the organization. They should create and maintain the internal environment in which people can become fully involved in achieving organization objective. तो लीडर्स जो हैं वो इस्टेब्लिश करते हैं यूनिटी ऑफ पर्पस एंड डायरेक्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। लीडरशिप का फर्स्ट जो बेसिक फंडामेंटल होता है वो होता है यूनिटी, टीम की यूनिटी को encourage करना। They should create and maintain internal environment in which people can become fully involved in achieving the organization objective. अपनी टीम को इस तरीके से यूनाइट करके रखना कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स हैं वो उन्हें अचीव करने में एक टीम वर्क की तरह काम करें। What are the key benefits? People will understand and be motivated towards the organization goals and objectives. तो अगर लीडरशिप क्वालिटी रहेगी, लीडर लीड करेगा तो जो टीम है उसमें जो लोग हैं वो अंडरस्टैंड कर पाएंगे और हमेशा मोटिवेट रहेंगे टूवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव। एक्टिविटीज़ आर इवेलुएटेड, अलाइंड एंड इम्प्लीमेंटेड इन अ यूनिफाइड वे। मिसकम्युनिकेशन बिटवीन लेवल ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन विल बी मिनिमाइज्ड। इन्वॉल्वमेंट ऑफ पीपल। Third basic principle, people at all levels are the essence of an organization and their full involvement enables their ability to be used for the organization benefit. लोगों को, हर लेवल के लोगों को ऑर्गेनाइजेशन में इन्वॉल्व रखना इन एवरीथिंग। इसके की बेनिफिट ये होते हैं कि वो हमेशा मोटिवेट रहते हैं, उन्हें अपनी इम्पोर्टेंस नज़र आती है। जब इम्पोर्टेंस मिलती है तो दे विल बी कमिटेड टू द ऑर्गेनाइजेशन। Innovation and creativity in furthering the organization objective, people being accountable for their own performance, people eager to participate in and contribute to continual improvement. अगर हम लोगों को इन्वॉल्व करेंगे तो वो मोटिवेट फील करेंगे अपने आप को और अपनी परफॉर्मेंस पे भी फोकस करेंगे। और इंडिविजुअल अगर अपनी परफॉर्मेंस पे फोकस करेगा तो अल्टीमेटली बेनिफिट किसको होगा? ऑर्गेनाइजेशन को। Next is process approach. A desired result is achieved more efficiently when activities and related resources are managed as a process. देखिए, रिज़ल्ट अचीव होता है, हम बहुत एफिशिएंटली रिज़ल्ट को अचीव कर सकते हैं अगर जो एक्टिविटीज़ हैं और उससे रिलेटेड जो हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उनको बहुत अच्छे से मैनेज किया जाए। जैसे कि मैन पावर है हमारे पास और उसके अकॉर्डिंग जो मशीनरी है या मशीनरी के अकॉर्डिंग मैन पावर अवेलेबल है या नहीं। अगर हम इन दोनों का कॉम्बिनेशन बेस्ट रखेंगे तो हम एफिशिएंटली अपने टारगेट को अचीव कर पाएंगे। व्हाट आर द की बेनिफिट्स ऑफ प्रोसेस अप्रोच? लोअर कॉस्ट एंड शॉर्टर साइकिल टाइम्स थ्रू इफेक्टिव यूज ऑफ रिसोर्सेज, इम्प्रूव्ड कंसिस्टेंट एंड प्रेडिक्टेबल रिजल्ट। अगर आप मशीन और मैन पावर दोनों के अपने इस तरीके से कंपैटिबिलिटी बिठा दी है कि उनका एफिशिएंट यूज़ आ रहा है तो कहीं ना कहीं आपकी प्रोडक्टिविटी हायर होगी, रिजल्ट प्रेडिक्टेबल रहेंगे आपके, फोकस्ड एंड प्रायोरिटाइज इम्प्रूवमेंट अपॉर्चुनिटीज। नेक्स्ट इज सिस्टम अप्रोच टू मैनेजमेंट, आइडेंटिफाइंग, understanding and managing interrelated processes as a system contributes to the organization effectiveness and efficiency in achieving its objective. System approach के लिए मैनेजमेंट के साथ हमारी एक सिस्टम अप्रोच रहे, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि पर्टिकुलर प्रोसेस को आइडेंटिफाई करना, उसको अंडरस्टैंड करना और मैनेज करना।
सो दैट हम ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रीब्यूशन में इफेक्टिवनेस डाल सकें और उसके ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकें। अब इसकी की बेनिफिट ये है, इंटीग्रेशन एंड अलाइनमेंट ऑफ द प्रोसेस दैट विल बी बेस्ट अचीव द डिज़ायर्ड रिजल्ट, एबिलिटी टू फोकस एफर्ट ऑन द की प्रोसेसेस, जो मेन प्रोसेस हैं उन पे हम फोकस कर पाएंगे, प्रोवाइडिंग कॉन्फिडेंस टू इंटरेस्टेड पार्टीज एज टू द कंसिस्टेंसी, इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट इज कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट। कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ओवरऑल परफॉर्मेंस शुड बी अ परमानेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का अगर आप परमानेंट ऑब्जेक्टिव माने तो वो सिर्फ एक ही होता है कि ऑर्गेनाइजेशन की ओवरऑल परफॉर्मेंस, ऑर्गेनाइजेशन की ओवरऑल परफॉर्मेंस ही किसी ऑर्गेनाइजेशन का परमानेंट ऑब्जेक्टिव होता है, विच शुड नॉट बी डिटरोरेट। की बेनिफिट क्या है? परफॉर्मेंस एडवांटेज थ्रू इम्प्रूव्ड ऑर्गेनाइजेशनल कैपेबिलिटीज, alignment of improvement activities at all level to an organization strategic intent and flexibility to react quickly to opportunity। यानी जो भी अपॉर्चुनिटी आए ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट के लिए, उसके परफॉर्मेंस के लिए, उसे ग्रैब कर लिया जाए और उन एक्टिविटीज़ को इम्प्रूव किया जाए जो कि ऑर्गेनाइजेशन के परफॉर्मेंस में एक बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी रहेगी। नेक्स्ट इज फैक्चुअल अप्रोच टू डिसीजन मेकिंग। देखिए, इफेक्टिव डिसीजन आर बेस्ड ऑन द एनालिसिस ऑफ डेटा एंड इंफॉर्मेशन। अगर आपके पास एडिक्वेट डेटा और इन्फॉर्मेशन है, देन ओनली यू कैन टेक डिसीजन वेरी वेल। तो इफेक्टिव डिसीजन आपके डिपेंड करते हैं आपके पास डेटा और इन्फॉर्मेशन जो अवेलेबल है उस पर। व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ दिस? इन्फॉर्म डिसीजन, हमेशा जो डिसीजंस आप लेंगे दैट विल नॉट बी सरप्राइजिंग। I mean, people can predict those decisions. And increased ability to demonstrate the effectiveness of past decision through reference to factual records. Increased ability to review, challenge and change opinions and decision. Last है जो वो है mutually beneficial supplier relationship. An organization and its suppliers are interdependent and a mutually beneficial relationship enhance the ability of both to create a value। देखिए, एक ऑर्गेनाइजेशन और जो ऑर्गेनाइजेशन को सप्लाई करते हैं, दे आर सप्लायर्स, या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की डिमांड को सप्लाई करते हैं, दे आर सप्लायर्स। तो ये दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं। इनका एक अच्छा रिलेशनशिप हमेशा दोनों की एबिलिटी को एनहांस करता है, ठीक है, क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन को सप्लायर की ज़रूरत है और एक सप्लायर को ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत है। तो कहीं ना कहीं इनके जो म्यूचुअल रिलेशनशिप है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। व्हाट आर द की बेनिफिट्स? इंक्रीज्ड एबिलिटी टू क्रिएट वैल्यू फॉर बोथ पार्टीज़, दोनों ही पार्टीज़ की वैल्यू एबिलिटी क्रिएट हो, एबिलिटी इंक्रीज हो। फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्पीड ऑफ जॉइंट रिस्पॉन्सेज टू चेंजिंग मार्केट और कस्टमर नीड्स एंड एक्सपेक्टेशंस। ऑप्टिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट एंड रिसोर्सेज। लास्ट इज हम ये एक फ्लो डायग्राम देख सकते हैं, मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसमें आप देखेंगे कस्टमर सेटिस्फैक्शन, रिक्वायरमेंट्स, मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिसोर्स मैनेजमेंट, प्रोडक्ट रियलाइजेशन, मेजरमेंट एनालिसिस एंड इम्प्रूव्ड। And this is continual improvement of the quality management system. And this is the requirement, product realization, product and consumption. Okay, thank you.